गुड मॉर्निंग वाला। तो कल हमने देखा था कि बाल विकास और क्या है। तो उसमें क्या क्या देखा था कि बालक है उसका विकास, तो उसके लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं कि उसका विकास कैसे हो सके, और उसमें शिक्षक की भी भूमिका अहम होती है। तो अगर देखा जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि उनका जो पारिवारिक विकास है वो उस प्रकार से नहीं हो पाता है कि जैसा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर अमीर माँ बाप हैं तो थोड़ा सा दूरी भी रह जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि उनके पास उनके माता पिता के समय और तो पता है कि उनके जो अमीर माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के प्रति उनका जो समय अभाव होता है वो ऐसा होता है कि जितने ज्यादा पैसे कमाने की धुन रहती है उस समय अभाव बच्चों के लिए उतना ही बढ़ जाता है। तो अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात की जाए तो उसमें भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे कमाने की अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस बच्चे हैं आजकल वो ज्यादा पैसे होने की वजह से अपने माता पिता से वंचित रह प्यार की वजह से वंचित रह जाते हैं। और जो तो अब इसके आगे अगर हम उसके आगे हमने चर्चा की थी कि विकास कैसे होता है, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो इसमें कुछ चर्चा की थी हमने कल। तो आज जो है देखते हैं जो बच्चे हैं उन्हें कह सकते हैं कि चाइल्ड इज फादर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। बच्चों को आदमी का पिता कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे जो कार्य करते हैं के लिए उनके माता पिता भी ठीक वैसा ही कार्य करते हैं। तो अगर आगे बढ़े तो कल हमने विकास और अभिवृद्धि पर चर्चा की थी, और उसमें एक शब्द आया था परिपक्व, जिसे हमने नाम दिया था। तो परिपक्वता ये वह है कि एक कार्य का अपने आप में पूर्ण हो जाना और जिसके आधार पर हम नया कार्य कर सकें या नया कार्य सीख सकते हैं, वो हमारी परिपक्वता कहलाती है। तो अगर अभिवृद्धि और विकास की चर्चा करें तो अभिवृद्धि वो जो शारीरिक या कह सकते हैं कि बाह्य विकास से संबंधित होता है, और जो विकास यहाँ पे मनोविज्ञान में लिया गया है उसका संबंध आंतरिक होता है, या कह सकते हैं आंतरिक स्वरूप से संबंध होता है। तो शारीरिक विकास में जैसे बालक का लंबाई बढ़ना, मानसिक वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि, नाखून या बाल बढ़ना आदि अभिवृद्धि के अंतर्गत या ग्रोथ के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अगर बात करें तो डेवलपमेंट की, ये तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। बच्चों की बात करें तो 16 साल तक लंबाई चौड़ाई आदि की जो वृद्धि है वो 16 साल की आयु में रुक जाती है, और लड़कों की जो होती है 18 से 22 तक का चलता है। तो उसके बाद भी वो होता है वो रुक जाता है। विकास जो होता है ये शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों होते हैं। तो इस पर अगर हम आगे बढ़े तो विकास जो है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या है। और बच्चों का बाल विकास सिद्धांत से तात्पर्य है कि बच्चों का विकास किस स्थिति में होता है या किस प्रकार होता है। उसको अगर हम एक नियम के तहत लिखना चाहें तो वो उसको सिद्धांत कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें बाल विकास के सिद्धांत की, तो पहला है इसमें जो प्रमुख सिद्धांत होंगे हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, बाकी पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मस्तका अधोमुखी,
अगर हम सिद्धांत की बात करें तो पहला देखते हैं, जो बाल विकास का सिद्धांत देखा जाता है, जो बालक का जो विकास होता है वो मस्तकाधोमुखी होता है। जैसे अगर कहा जाए मस्तक का अधोमुखी सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं निश्चित दिशा का सिद्धांत, या निश्चित दिशा का सिद्धांत। अगर इसकी बात करें तो जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है, कल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो बालक का विकास होता है वो पहले मस्तिष्क का होता है, उसके बाद शारीरिक विकास होता है। जैसे जो अगर बालक छोटा सा है वो केवल लेटा रहता है और कुछ करता नहीं है, बस उसके अंदर जो मानसिक चेतनाएं होती हैं, जैसे वो कभी कभी देखते हैं कि वो छोटे छोटे मुस्कुराने लगता है या अचानक चौंक जाता है या फिर रोने लगता है, ये सब उसके मानसिक विकास के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। क्योंकि वो जो सोचता है धीरे धीरे उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से उसका विकास होता है। तो अगर इसको हम कह सकते हैं पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके बाद उसके शारीरिक विकास जो होता है वो शुरुआत होती है। तो बालक का यहाँ पर निश्चित दिशा का सिद्धांत कह सकते हैं या फिर मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा करें, ये परस्पर सिद्धांत जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये थार्नडाइक महोदय ने भी कहा था। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो बालक है उसके जितने भी विकास होते हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि उसका मानसिक विकास कैसे होता है, उसी के साथ साथ वो शारीरिक क्रियाएं भी करता है और उसी के साथ साथ उसके संवेदों का भी विकास होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। या अगर हम ऐसा कहें कि अगर वो कोई भी काम नया सीख रहा है, जैसे मान लीजिए अगर वो दौड़ना सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो लेटा रहता है, तो वो पहले वो उठने का प्रयास करेगा या पलटने का प्रयास करता है, फिर बैठने का प्रयास करता है, फिर कुछ दिनों बाद वो चलने का प्रयास करता है, फिर खड़े होने का प्रयास करता है, उसके बाद जब खड़े होकर चलने लगता है तब दौड़ने का प्रयास करता है। तो ये जितने भी विकास होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, इसमें बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अति आवश्यक है। कह सकते हैं स्वास्थ्य अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बालक स्वस्थ रहेगा तभी उसके मस्तिष्क का विकास ठीक तरीके से हो पाता है। तो तीसरा जो होता है, अगर हम देखें समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत हरलाट महोदय का है। और इसमें यह कहा जाता है कि एक समान की प्रजाति का विकास एक समान ही होता है। अगर कह सकते हैं कि एक समान की विशेष जाति या जाति विशेष भी कह सकते हैं कि एक समान जात विशेष का जो विकास होता है और दूसरे की जो विकास होता है वो सब एक समान होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि भारत में अगर एक शिशु है जो जन्म लेता है और उसका विकास 5 साल या अगले 7 साल तक कैसे भी होता है, वैसे ही विकास जो अफ्रीका में बच्चा जन्म लेगा उसके वैसे ही सेम होगा। जैसे पहले वो उठना सीखेगा, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना सीखेगा, तो वो इस तरीके से सीखता है। ऐसे ही भारत में भी बच्चा वही सब सीखेगा। तो अगर इसके आगे हम चर्चा करें तो वो इस तरीके से सीखता है और बढ़ता है। तो दोनों को हम देखते हैं कि जो शारीरिक विकास है उनका मानसिक विकास है वो सब दोनों का एक जैसा ही चलता है। बस उनका थोड़ा सा वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव अलग होने की वजह से उनका जो खान पान है, रहन सहन, चाल ढाल या बोल चाल का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है।
लेकिन जो विकास का क्रम होता है वो समान होता है, वो सब में कि कहीं पर भी हो, वो किसी भी देश का हो या किसी भी जगह का हो, सब जगह जो विकास की स्थिति होती है वो सब में समान होती है। तो अगर अगले की बात करें, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अब इसमें देखिए, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है, इसमें जो बालक होता है सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। अगर हम विशिष्ट क्रियाओं में देखें तो विशिष्ट क्रिया अगर बात करें तो दौड़ना, तैरना, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, अभी तैरना और दौड़ना तक ही देखते हैं, उसके बाद आगे देखें। तो अगर वो दौड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो, अगर 1 महीने का है जन्म के बाद, तो वो पहले पलटना सीखता है या फिर उठना सीखता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बैठना सीखता है धीरे धीरे। उसके बाद फिर चलना सीखता है या अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ना या हिलना सीखता है। फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है। तो खड़े होने के बाद वो चलना सीखता है। तो ये जो क्रम होते हैं ये धीरे धीरे चलते हैं, और जब चलना सीख जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो दौड़ना शुरू करता है। तो अब देखते हैं कि जो दौड़ने की प्रक्रिया है, ये विशिष्ट प्रक्रिया है। इस यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है दौड़ने तक का। तो सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट की ओर चलता है। और वैसे अगर वो तैरना सीखना चाहेगा तो सबसे पहले उसको पानी में तो घुसना ही पड़ेगा, बिना पानी में घुसे तैरेगा नहीं। कुछ बालक होते हैं पानी से डरते भी हैं, तो धीरे धीरे वो पहले पानी में जाएगा, पहले कम पानी में जाएगा, फिर ज्यादा पानी में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वो तो कुछ पहले डूबेगा, फिर धीरे धीरे तैरना सीखता है। तो कुछ जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं ये सब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि सामान्य जो बालक होता है पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। और अगर इसके बाद हम देखें तो 5वां सिद्धांत आता है चक्राकार या वर्तुलाकार। चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पे जो चक्राकार या वर्तुलाकार है, यहाँ पे वर्तुलाकार का अर्थ जो है ये बालक के लंबाई चौड़ाई, भार, आकार आदि में विकास, आदि सभी रूपों में बालक के विकास से संबंधित होता है। अपना वीडियो बंद कर दो। तो यहाँ पे जो चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत है, इसमें कहता है कि बालक का लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार में विकास होता है। तो ये एक समय के बाद जो लंबाई, चौड़ाई, भार आदि है, इसका जो विकास होता है ये रुक जाता है। तो उम्र सबकी बता दिया हूँ, लड़कियों की उम्र 16 साल होती है, जिसके बाद उनका विकास जो है रुक जाता है, अभिवृद्धि उसकी रुक जाती है। विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो बालकों का होता है वो 18 से 22 तक का होता है। तो अगर बात करें अगले सिद्धांत की, अगर अगला सिद्धांत की बात करते हैं हम सतत विकास या विकास क्रम का सिद्धांत। सतत विकास या विकास क्रम का जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है ये लगातार होता है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में होता है। इसका क्रम जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पहले वो, अगर वो बोलना सीख रहा है तो पहले वो सोचना समझना सीखेगा, उसके बाद ही बोलना सीखता है।
और अगर बात करें जैसे हम दौड़ने तक का अगर चर्चा कर रहे थे, तो पहले वो ऐसा तो है नहीं कि पहले लेटा हुआ है, उठेगा फिर सीधा दौड़ना शुरू कर देगा। पहले वो उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना, और फिर उसके बाद जो है खड़े होने के बाद खड़े होकर चलता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो ऐसे अगर उसमें से बीच में से एक निकाल दिया जाए, जैसे मान लो अगर वो खड़ा होना सीखे ही ना, तो वो सीधा कैसे दौड़ सकता है? तो इसका जो क्रम होता है वो क्रमिक विकास होता है, निश्चित क्रम होता है विकास का। तो इसमें ये वाला सिद्धांत कहता है कि जो बालक है उसका विकास सतत रूप से चलता रहता है, लगातार, और विकास लगातार होता रहता है, और जो विकास का क्रम होता है वो निश्चित होता है। तो निश्चित होने का अगर देखा जाए तो निश्चित का अर्थ सबसे पहले बालक का विकास गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था के बाद जब वो जन्म लेता है तो उसकी शैशवावस्था स्वरूप का प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था, तो अगर शैशवावस्था में जो आयु होती है वो 6 वर्ष तक निर्धारित होती है। तो शैशवावस्था के बाद उस आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद जो विकास का क्रम आता है वो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद नंबर आता है प्रौढ़ावस्था। तो हम देखते हैं जो बालक है उसका विकास इन 5 क्रम में होता है। सबसे पहले वो गर्भ में उसका जो विकास होता है, गर्भाधान से 9 महीने 10 दिन तक, या हाँ 9 महीने 10 दिन या 7 दिन, कहीं के दोनों मिल सकता है, तो उसका विकास होता है। शैशवावस्था में उसका अलग तरीके से विकास होता है, 0 से 6 वर्ष, और जो बाल्यावस्था है 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था जो है 18 से अधिक, उसका जो विकास होता है ये इस निश्चित क्रम में होता है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी क्रम अगर हम निकाल दें तो उसका विकास संभव नहीं है। तो इसमें जो बालक में है, अगर हम सतत विकास में ही बात करें तो जो बालक है उसमें भाषा और गामक, भाषा व गामक, बालक में भाषा व जो वह गामक का जो विकास क्रम होता है, गामक का मतलब होता है उसका जो किया गया कार्य। अगर इसकी बात करें तो गामक में देखना, सुनना, लटकना आदि ये सब आता है। भाषा व जो गामक का विकास ये भी क्रमिक रूप से ही होता है। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो विकास का जो क्रम है जो सर्वमान्य है, बालक में भाषा व गामक का विकास का जो क्रम है, अगर इसको देखा जाए तो पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, और फिर लिखता है। और जो बालक में भाषा और गामक का विकास सुनना, बोलना, पढ़ना, और फिर उसके बाद लिखना होता है। और अगर बात करें एक और विधि है मॉन्टेसरी, उसके अनुसार मॉन्टेसरी के अनुसार जो विकास का क्रम है, मॉन्टेसरी के अनुसार विकास का क्रम, अगर उसके भाषा और गामक की बात कर रहे हैं तो पहले वो सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, और उसके बाद पढ़ना सीखता है। तो बस ये जो विकास का क्रम है ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बालक में भाषा व गामक का विकास क्रम क्या है। अगर केवल विकास क्रम पूछता है तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और अगर उसके बाद मॉन्टेसरी का विकास क्रम पूछता है तो पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, उसके बाद अंत में जाकर पढ़ना सीखता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और अगला देखते हैं, और जो
अगला सिद्धांत है नंबर 7, विकास की गति का सिद्धांत। अगर बात करें विकास की गति का सिद्धांत क्या है, ये जो है डगलस एवं हॉलैंड का दिया हुआ है। डगलस एवं हॉलैंड ने विकास की गति का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो बालक है उसका लगातार विकास होता रहता है, लेकिन एक निश्चित अवस्था तक उसका विकास बहुत तेज होता है और फिर उसका विकास थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है शैशवावस्था, जिसमें बालक का विकास बहुत तेज होता है। फिर बाल्यावस्था में जो विकास का क्रम होता है या विकास की जो गति होती है वो थोड़ी सी मंद पड़ जाती है। और उसके आगे अगर हम बात करें जो बालक का विकास जो गति होती है शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में कम पड़ जाती है। फिर देखते हैं जब किशोरावस्था आता है कि 12 से 17-18 तक का, तो उसमें 12 से 15 या 16 तक का उसका जो विकास की गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है। फिर उसके बाद किशोरावस्था में ही 15 या 16 के बाद विकास की गति फिर से मंद पड़ जाती है। तो उसमें जो मंद विकास की गति जो मंद पड़ती है वो शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक दृष्टि से तीनों से देखा जाता है। तो इसके बाद कुछ अन्य है, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद विवेकपूर्ण प्रयोग का सिद्धांत। विवेकपूर्ण प्रयोग का सिद्धांत और है एक भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। ये बालक के जो बाल विकास है इसके प्रमुख सिद्धांत है कुल 11। मस्तकाभिमुखी सिद्धांत हो गया, परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया जो थॉर्नडाइक ने दिया था, सामान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया, हर्लाक का दिया हुआ है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत हो गया, सतत विकास या विकास क्रम का सिद्धांत भी हो गया है और विकास की गति का भी सिद्धांत हो गया है। तो यहाँ पे बात आती है निकट से दूर का सिद्धांत। तो जो बालक होता है सबसे पहले निकट की वस्तुओं के बारे में जानता है, सीखता है, उसके बाद दूर की वस्तुओं के बारे में जानना शुरू करता है। और अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, बालक पहले जो अंतःक्रिया की अगर बात करें तो अपने अंदर उसको सोचता है, समझता है और उसके बारे में तर्क करता है, मनन करता है, तो वो अंतःक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विवेकपूर्ण प्रयोग का सिद्धांत, वो कोई भी अगर प्रयोग करना चाहता है तो उसको जैसे वो बुद्धि तरीके से या कोई काम सीखा है उसके आधार पर वो दूसरा काम कैसे आसानी से कर सकता है, तो वो विवेकपूर्ण प्रयोग का सिद्धांत कहलाता है। और आगे देखें भिन्नता का जो सिद्धांत होता है, ये बाल विकास में अगर देखा जाए तो बालक का मानसिक विकास जो होता है हर बालक का अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। वो भिन्नता का सिद्धांत यहाँ पे होता है कि सबकी जो विकास की गति है वो तो मान लो शैशवावस्था में जब तीव्र होती है, बाल्यावस्था में थोड़ी सी मंद हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्र होती है, फिर उसके बाद मंद पड़ जाती है। लेकिन तीव्र या मंद में भी अंतर हो जाते हैं। सभी बालकों का जो विकास होता है मानसिक सबका अलग अलग होता है, क्योंकि अगर सबकी बुद्धि एक जैसी होती नहीं है तो उन्हें ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या क्या है, उसके बाद फिर हम देखते हैं जो सर्वमान्य विचार है उसमें क्या क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य पहला देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में
बालक का जो विकास की अवस्था है वो क्या क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें कुल 7 अवस्थाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि मनीषी थे प्राचीन काल के, उन्होंने बाल विकास की जो अवस्था है भारतीयों के लिए वो 7 कालों या 7 समयों में, या कह सकते हैं कि समय खंड में या काल खंड में बांटा है। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो पहला जो होता है गर्भावस्था, इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो गर्भाधान से जन्म तक है। गर्भाधान से जन्म तक, तो गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। दूसरा शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको जन्म से 5 वर्ष माना गया है। जन्म से 5 वर्ष तक। अगर उसके आगे बढ़े तो बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो है इसको माना गया है 5 से 12 वर्ष। चौथा नंबर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवस्था जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में 12 से 18 वर्ष मानी गई है। 12 से 18 वर्ष तक। अगर बात करें इसके बाद 5वीं अवस्था जो है युवावस्था। इसके जो आयु का निर्धारण किया गया है वो 18 से 25 वर्ष तक किया गया है। और युवावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था। इसको 25 से 55 वर्ष के मध्य रखा गया है। और जो आखिरी और 7वीं अवस्था है ये वृद्धावस्था है। इसका जो समय निर्धारण है वो 55 वर्ष से मृत्यु तक। अब देखें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में 7 कालों में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था, जिसकी अवधि जो है निर्धारित की गई है गर्भाधान से जन्म तक। इसकी जो अगर कुल अवधि देखा जाए तो लगभग 9 महीने होता है। शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 5 वर्ष, इसमें कुल 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। जो बाल्यावस्था है ये 5 से 12 वर्ष, इसमें कुल जो है 7 वर्ष निर्धारित किए गए हैं बाल्यावस्था के लिए। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, इसमें 6 वर्ष निर्धारित किए गए हैं कुल। युवावस्था जो है 18 से 25, इसमें 7 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, इसमें 30 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक, वो जब तक भी जीना चाहे या जब तक भी जी सकता है 100 साल जिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वृद्धावस्था हो जाती है। तो अगर इसके आगे हम बढ़ें तो हरलाक महोदय ने इसको कितने भागों में बांटा है तो उसको देखते हैं। तो अगर हरलाक के अनुसार देखा जाए, हरलाक के अनुसार तो हरलाक ने 8 अवस्थाओं में बांटा है। और अगर पहली अवस्था की बात करें तो गर्भावस्था। गर्भावस्था ये गर्भावस्था इससे है गर्भाधान से जन्म तक। किंतु इसको भी हरलाक ने 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है बीजावस्था। ये
कह सकते हैं कि 2 सप्ताह तक का माना गया है, 0 से 2 सप्ताह। दूसरी अवस्था है इसमें भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक, और गर्भस्थ शिशु अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, इसको माना गया है 2 माह से 9 माह तक। हर्लाक ने जो गर्भावस्था है इसकी अवस्था को 3 उपभागों में बांटा है। पहली बीजावस्था, जिसका जो समयावधि है 2 सप्ताह की है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का माना गया है। और गर्भस्थ शिशु अवस्था जो है वो 2 माह से 9 माह तक माना गया है। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है शैशवावस्था। शैशवावस्था, इसकी आयु उन्होंने निर्धारित की है जन्म से 14 दिन, जन्म से 14 दिन तक, या अगर इसकी अवधि देखा जाए तो 2 सप्ताह। और अगर तीसरी अवस्था इन्होंने बांटी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो इन्होंने आयु निर्धारित की है वो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तो ये है हर्लाक का पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, और चौथा जो है बाल्यावस्था नहीं, बचपनावस्था। शैशवावस्था, बचपनावस्था, और चौथा नंबर है पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो समय निर्धारण किया गया है ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक किया। पांचवी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें समय का निर्धारण है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और अगर बात करें जो 6वीं अवस्था है वयः संधि, या इसे ही पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहा गया है। जो पूर्व किशोरावस्था है इसका आयु निर्धारण 11 वर्ष से 17 वर्ष तक किया है। इसमें जो 7 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था है, इसी में 1 वर्ष जो है और कम करके पूर्व किशोरावस्था भी माना जाता है। तो अब देखते हैं जो 7वीं अवस्था है किशोरावस्था की। जो किशोरावस्था अगर माना गया है ये 17 वर्ष से 21 वर्ष तक निर्धारित किया। और जो 8वीं और आखिरी अवस्था इन्होंने माना है प्रौढ़ावस्था, इसका समय निर्धारण है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। एक बार फिर से देखते हैं जो हर्लाक ने 8 अवस्थाओं में बाल विकास को बांटा है। पहला है गर्भावस्था, जिसमें गर्भाधान से जन्म तक। पहले शिशु जो बीजावस्था में होता है 2 सप्ताह तक, भ्रूणावस्था में होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक। उसके बाद गर्भस्थ शिशु अवस्था जो होती है वो 2 माह से 9 माह तक होती है। अगर बात करें शैशवावस्था की तो शैशवावस्था जन्म से 14 दिन या 2 सप्ताह के लिए है। बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक निर्धारित है। और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक निर्धारित है। वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था
इसको बांटा है 11 से 17 वर्ष तक। तो 11 से 17 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था को बांटा गया है। किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक है और जो प्रौढ़ावस्था है वो 21 से 40 वर्ष तक इन्होंने बांटा है। तो अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़े, कॉलिसनिक एक मनोवैज्ञानिक है या कह सकते हैं कि शरीर शास्त्री कॉलिसनिक, उनके अनुसार देखते हैं। कोलेसनिक कोलेसनिक के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसको भी 8 प्रकार से बांटा गया है। अगर 8 प्रकार की बात करें तो पहला है पूर्व जन्म काल। तो जो पूर्व जन्म काल है इसको अगर देखा जाए, इंग्लिश में कहा गया है प्री नटल पीरियड, और इसका जो समय निर्धारण है गर्भावस्था से जन्म तक। जो दूसरी अवस्था है उसको बांटा है नवशैशवावस्था। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोला गया है नियोनटल पीरियड। जो ये इसके लिए जो समय का निर्धारण है वो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक है। जन्म से 3 या 4 सप्ताह, 3 या 4 कह सकते हैं या 3 से 4 सप्ताह भी कह सकते हैं। जो तीसरी अवस्था इन्होंने बांटी है वो आरंभिक शैशवावस्था है। अगर आरंभिक शैशवावस्था की बात करें, ये अर्ली इन्फेंसी बोलते हैं इसको। अर्ली इन्फेंसी, इसका जो निर्धारण किया गया है 1 माह से 15 माह तक। और चौथा नंबर बांटा गया है उत्तर शैशवावस्था। या इसको कह सकते हैं कि नहीं, उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था है, इसको बांटा गया है 15 माह से 30 माह तक। 15 माह से 30 माह तक। जो कॉलिसनिक है उनके अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं है उसको 8 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व जन्म काल, गर्भावस्था से जन्म तक। नवशैशवावस्था, जिसे जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक माना गया है। और आरंभिक शैशवावस्था या अर्ली इन्फेंसी, इसको 1 माह से 15 माह तक माना गया है। और जो उत्तर शैशवावस्था है इसे 15 माह से 30 माह तक माना गया है। और जो पांचवी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था है, इसे 2.5 वर्ष या कह सकते हैं 30 माह से 5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था माना गया है। और इसके बाद है मध्य बाल्यावस्था। अगर बात करें मध्य बाल्यावस्था की
तो इसे 5 वर्ष से 9 वर्ष तक माना गया है। और बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो उत्तर बाल्यावस्था है ये 9 से 12 वर्ष, और 8वां जो है किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ये है 12 से 21 वर्ष। तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कॉलिसनिक ने जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसको 4 भाग में बांटा है। पहला पूर्व जन्म काल, और अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये पूर्व जन्म काल अलग से हो गया है, और 9 शैशवावस्था, आरंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, ये तीनों शैशवावस्था की अवस्थाएं हैं। तो इन तीनों को दूसरा भाग कह सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये दूसरी अवस्था है। और जो चौथी अवस्था है किशोरावस्था, तो इसको अगर 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला पूर्व जन्म काल, तो देखा जाए तो गर्भावस्था से जन्म तक, और उसके बाद 9 शैशवावस्था या आरंभिक शैशवावस्था या फिर उत्तर शैशवावस्था। अगर इन तीनों का अगर समय अंतराल देखा जाए तो जन्म से 30 माह तक, जन्म से 30 माह तक शैशवावस्था है। और अगर बात करें पूर्व बाल्यावस्था, और बात करें अगर बाल्यावस्था की, तो ये 30 माह से 30 माह से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष मानी गई। तो अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़े, कॉलिसिडिक का तो यह हो गया, जैसे पूर्व जन्म काल, 9 शैशवावस्था, आरंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अब देखते हैं कि रॉस ने इसको कितने भागों में बांटा है, या शैले ने कितने भागों में बांटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आधुनिक समय में सर्वमान्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम रॉस का देखते हैं। पहले हम देखते हैं रॉस, जेएस रॉस के अनुसार। जेएस रॉस ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली है शैशवावस्था, शैशवावस्था, दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी जो है वो किशोरावस्था। तो अब देखते हैं जो समय निर्धारण किया है वो कैसे कैसे किया है। शैशवावस्था का समय निर्धारण है 1 से 3 वर्ष, जो पूर्व बाल्यावस्था है इसका जो समय निर्धारण है वो 3 से 6 वर्ष है। उत्तर बाल्यावस्था का है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का जो समय निर्धारण किया गया है वो 12 से 18 वर्ष तक किया गया है। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है, और किशोरावस्था के लिए 12 से 18 वर्ष है। तो अब देखते हैं इसी को थोड़ा सा सुधार करके, जो अगले मनोवैज्ञानिक है शैले, उन्होंने इसको कैसे बांटा है। तो शैले ने इसमें शैशवावस्था को ऐसे ही रहने दिया है, किशोरावस्था को भी ऐसे, और जो पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था है उन्होंने इन दोनों को एक में करके केवल बाल्यावस्था कर दिया है।
तो इसका जो समय निर्धारण है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। शैली के अनुसार शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस शैशवावस्था की अवस्था को शैली में बांटा है, वो है 1 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था को बांटा है 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, यहाँ तक बांटा है। तो अब देखते हैं, ये तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब देखते हैं जो आज सर्वमान्य अवस्था है वो कौन कौन से है और किसने दिया है। तो अगर हम देखें सर्वमान्य अवस्थाएं, सर्वमान्य अवस्थाएं कुल 5 हैं, जिसमें से 4 जो है वो अर्निस्ट जोन्स के अनुसार है, बाकी एक उसको इन सभी अवस्थाओं जो पहले अवस्थाएं पढ़े हैं उन सभी अवस्थाओं में से एक को लिया गया है। तो पहला अगर सर्वमान्य अवस्थाओं में देखा जाए तो पहली अवस्था है गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था ये है गर्भाधान से जन्म तक। और दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, चौथी अवस्था है किशोरावस्था और जो 5वीं अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था। तो अगर इसका जो है अगर देखा जाए क्रम निर्धारण कैसे किया गया है, तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद या 18 वर्ष से ऊपर, तो सभी को प्रौढ़ावस्था में रखा गया। तो इसमें से जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है, ये अर्निस्ट जोन्स के अनुसार ये जो सुधार है, जितने भी मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री थे अपने अपने मत दिए थे बाल विकास या बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित, उन सब में सुधार करके अर्निस्ट जोन्स ने इन चारों को जोड़ा था। अर्निस्ट जोन्स ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को बताया है और आज में सर्वमान्य जो अवस्था है उसमें गर्भावस्था को भी जोड़ दिया गया है। तो आज हमने देखा कि जो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या शरीर शास्त्रियों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं वो सब हमने देखा। तो कल हम देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं, जो सर्वमान्य अवस्थाएं हैं उसमें से गर्भावस्था के बारे में हमें नहीं जाना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही 3 अवस्थाएं हमें पढ़नी है। तो कल से हम शुरू करते हैं जो बाल विकास की अवस्थाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नंबर आएगा शैशवावस्था, उसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम मानसिक विकास पर चर्चा करेंगे और संवेगात्मक विकास भी, और उसके साथ ही हम संज्ञानात्मक विकास पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल शुरू करते हैं। तो लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक 10 मिनट का, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट या जो मैथ है उसको शुरू करते हैं।